नमस्कार। खास खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रभात। खास खबर में हम आज मुद्दा भी खास लेकर आए हैं। इसे मुद्दा ना कहकर, क्योंकि हम इसमें डिबेट तो नहीं कर रहे, लेकिन सेना का जो शौर्य रहा है वो सिर्फ सीमा पर नहीं दिखता। आज जयपुर का महल रोड इस बात का साक्षी बना कि सेना का शौर्य किस तरह से हमें गौरवान्वित कर रहा है, कैसे हमारी सीमाओं की रक्षा कर रहा है। इसको लेकर यहाँ पर एक सेना दिवस पर 78वां सेना दिवस था, उस पर एक विशेष सेना परेड की गई। और इस वक्त जब हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं तो यहाँ पर एसएमएस स्टेडियम में शौर्य संध्या के नाम से एक विशेष कार्यक्रम भी हो रहा है। उसकी तस्वीरें भी हम आपको यहां से दिखाते रहेंगे और साथ साथ में हमारे साथ इस शौर्य को जीने वाले और इस शौर्य को लोगों तक एक मैसेज के तौर पर पहुंचाने वाले, जो अपनी वीर गाथाओं से, अपनी इस सेना की सर्विस के जरिए किस तरह से उनका अनुभव रहा, क्या उनकी गौरव गाथा का भी आपको एक परिचय दिलवाते रहेंगे। हमारे साथ जो सेना से जुड़े हुए पूर्व अधिकारी हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशी सिंह जी, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। ब्रिगेडियर भगवान सिंह जी भी कुछ देर में हमारे साथ यहाँ पर जुड़ेंगे। हिमांशी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए, सेना एक ऐसा शब्द है, मैं कहूंगा कि ये शब्द नहीं है, ये एहसास है। जब भी हम इसको जबान पर लेते हैं तो नीचे से और ऊपर तक सिरहन दौड़ती है। और आज जब जयपुर इसका एक गवाह बना, शौर्य दिवस पर यहाँ पर सेना परेड हुई और इस वक्त शौर्य संध्या का एक कार्यक्रम चल रहा है। आपने तो उन पलों को जिया है। जब हम इसका हिस्सा होते हैं और जब हम एक सिविलियन के तौर पर अपनी जिंदगी को देखते हैं, आप किस तरह से अपने आप को दूसरे लोगों से अलग पाती हैं? क्योंकि बाकी लोगों ने सिर्फ इसको देखा है, आपके जरिए उन्होंने इस चीज को समझा है, कुछ फिल्मों ने इसमें अच्छा योगदान दिया, लेकिन उस सेना की जो जिंदगी होती है उसके बाद जब आप सिविलियन के तौर पर इस जिंदगी में आती हैं, कैसा आप महसूस करती हैं? और आज सेना दिवस पर आपको बधाई भी देना चाहेंगे क्योंकि 78वां सेना दिवस है। मैं इस अनुभव को आपसे जानना चाहता हूं, उस एहसास को आपके जरिए लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। डॉक्टर प्रभात। और देखिए, आज इतना शुभ दिन है कि 15 जनवरी 2026 को जब दिल्ली से निकलकर राजस्थान के मैं कहूंगी कि महल रोड पे इतनी बड़ी जो शक्ति प्रदर्शन है वो हुई है, तो न सिर्फ मेरे लिए बल्कि पूरे देश के लिए अत्यंत गौरव की बात है। और राजस्थान की जो भूमि है, देखिए, वो तो रणबांकुरों से जगह जगह, जिसको कहते हैं ना कि कण कण उसका ऐसा है कि जिसमें हमें रणबांकुरे देखने को मिलते हैं। और मैं खुद क्योंकि राजस्थान से हूं, तो मेरे लिए ये बहुत गर्व की बात है कि आज हमारे जो है हमारे शहर में इतना बड़ा शौर्य शक्ति प्रदर्शन हो रहा है। जब आप फौज में आते, देखिए, जो एनडीए से आते हैं तो उनकी उम्र 16-17 साल की होती है। और हम जैसे, मैं 21 साल में आ गई थी फौज में, और पहला युद्ध मैंने कारगिल का अपना जब मैं 22 साल की थी तब देखा। तो फौज सिर्फ आपको युद्ध नहीं सिखाती है या आपको लड़ना नहीं सिखाती है, सबसे ऊपर आता है आपकी मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने का जज्बा। और मुझे लगता है इससे बड़ी देश की सेवा कोई नहीं हो सकती कि जब आप तन मन धन से अपना सर्वोच्च बलिदान देश के लिए देने के लिए आतुर होते हैं। ना आपको बोला नहीं जा रहा है, लेकिन आप आतुर होते हैं। तो ये जो फीलिंग है, ये जो जज्बा है, ये जो राष्ट्रभक्ति की भावना है, ये फौज में मुझे लगता है अफसर हो, चाहे जेसी हो, चाहे जवान हो, चाहे कोई भी महिला अधिकारी हो, अब तो हमारे पास महिला सैनिक भी है, तो हर किसी के रग रग में बसी होती है। और मुझे लगता है सैनिक का जो एक भरोसा होता है वो राष्ट्र इसीलिए कर पाता है क्योंकि हिंदुस्तान के जो फौजी हैं उन्होंने हर बार न सिर्फ युद्ध में बल्कि जब कोई भी देश के अंदर आपदा आती है तो अपने संयम, सहयोग और अपने कर्मठता का ऐसा उदाहरण पेश करते हैं वो, जिसपे राष्ट्र भरोसा कर सकता है। अगर आज हम जयपुर में अपना शक्ति प्रदर्शन कर पा रहे हैं या किसी और शहर में कर पाते हैं, वो इसलिए क्योंकि हमें पता है हमारी सेनाएं सुरक्षित हैं। देखिए, सिर्फ भारतीय सेना की ही बात नहीं है, आप अगर बॉर्डरों को देख लें तो वहां पर जिस मुस्तैदी से जितने भी सेना के आयाम है, चाहे इन्फेंट्री हो, आर्टिलरी हो, पैदल सैनिक हो, आपके अभी आज तो हमने 61 कैवलरी को भी देखा है अपना अश्व दौड़ाते हुए। तो हर चीज आप देखिए, इसका इतना सुंदर समागम है कि आकाश में आप देख रहे हैं प्रचंड उड़ रहे हैं, अपाचे उड़ रहे हैं, धरती पे आपके सैनिक मार्च कर रहे हैं। तो मुझे लगता है जैसे हमें गर्व होता है, तो हर एक जो देखने आता है इस परेड को या जिसने टेलीविजन के माध्यम से इस परेड को देखा है, उन सबके लिए नितांत गर्व का जो पल होता है वो भारतीय सेना में भरोसे की वजह से होता है। बिल्कुल, आपने सही कहा। और एक गौरव का जो पल है, इनको महसूस कर रहे हैं लोग। और
कुछ गीत हैं, कुछ ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम है जो सेना के जो बैंड हैं वो प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं सीधा आप भी सुनिएगा। फिलहाल एक कार्यक्रम चल रहा है जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में, शौर्य संध्या के नाम से कुछ वहां पर प्रस्तुतियां दी गई और वो सेहरन दौड़ाने वाली प्रस्तुतियां थी। और ये बात भी सही है कि जो सैनिक होता है वो पैसे के लिए काम नहीं करता, वो पैशन के लिए काम करता है, वो देश प्रेम के लिए काम करता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं, थोड़ा सा उनको सुनते हैं, फिर इसके बाद आपके पास वापस लौटेंगे। सीधी तस्वीर आपको दिखाते हैं जयपुर के एसएमएस स्टेडियम से, जहां पर शौर्य संध्या कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बोल रहे हैं। राजस्थान के युवा एनडीए सैनिक स्कूल और रक्षा अकादमियों में बड़ी संख्या में चयनित होते हैं। राजस्थान के लगभग हर गांव कस्बे में युवा सेना में भर्ती होने का सपना देखते हैं, देश सेवा को अपना सौभाग्य मानते हैं। साथियों, आज का यह आयोजन माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की दूरदर्शी सोच को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसके अंतर्गत सैन्य आयोजनों को दिल्ली से बाहर ले जाकर देश की आम जनता तक पहुंचाना है। इतिहास में पहली बार वीरों की मातृभूमि राजस्थान में नागरिकों के बीच आर्मी डे परेड का आयोजन हुआ है। मैं भारतीय सेना को और विशेष रूप से सप्त शक्ति कमांड के आर्मी कमांडरों को इस अनोखे और सराहनीय विचार के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। आपने सेना दिवस परेड को आम जनता के बीच में लाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया। मैं रक्षा मंत्री जी और थल सेना अध्यक्ष महोदय का भी हृदय से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे प्रस्ताव को स्वीकार किया और राजस्थान सरकार को यह सुनहरा अवसर प्रदान किया। इस बार सेना दिवस परेड को केवल एक औपचारिकता कार्यक्रम के रूप में नहीं, बल्कि एक उत्सव और राष्ट्रीय पर्व की तरह मनाया गया है। पिछले लगभग एक माह से अनेक कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें ऐसा प्रतीत हुआ मानो देशभक्ति की एक पावन लहर पूरे प्रदेश में प्रवाहित हो रही है। सम्मान दौड़, साइकिल रैली, कर्टन रेंजर, चिकित्सा शिविर, अपनी सेना को जानिए, सेना दिवस परेड और शौर्य संध्या जैसे विविध आयोजनों ने जनमानस को हमारी सेना से सीधे जोड़ने का कार्य किया है। इन कार्यक्रमों को 15 लाख से अधिक लोगों ने प्रत्यक्ष रूप से देखा है। करोड़ों लोगों ने डिजिटल माध्यम से इसका साक्षात्कार किया है। यह आयोजन केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि यह देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता और भारत की अदम्य शक्ति का प्रतीक है। ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना की ताकत और संकल्प का जीवंत उदाहरण है। ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को दिखाया कि भारत आतंकवाद के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने में सक्षम है। यह ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली आर्मी डे परेड है जो हमारी सेना की जीत का जश्न भी है। इस परेड में ऑपरेशन सिंदूर में प्रयुक्त अत्याधुनिक हथियारों का प्रदर्शन किया गया है। हमारी सरकार पूर्व सैनिकों और उनके परिवार के सम्मान और कल्याण के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। द्वितीय विश्व युद्ध के नॉन पेंशनर पूर्व सैनिकों की पेंशन 10,000 से बढ़ाकर के 15,000 रुपए प्रतिमाह की गई है। वीर बलिदानियों के सम्मान में 43 विद्यालयों का नामकरण शहीदों के नाम पर किया गया है। बीकानेर में शहीदों के आश्रितों को 750 बीघा भूमि आवंटित की गई है। पुलवामा हमले में वीरगति प्राप्त केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 5 कार्मिकों को की आश्रित वीरांगना को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आवास प्रदान किए गए हैं। पूर्व सैनिकों के लिए नया वेब पोर्टल और जिला स्तर पर 418 समाधान शिविरों का आयोजन किया गया। संविदा पर कार्यरत पूर्व सैनिकों के मानदेय में लगातार 10% की वृद्धि की गई है। ब्यावर, खेलदर, तिजारा एवं फलौदी में जिला स्तरीय जिला सैनिक कल्याण कार्यालय स्थापित किए गए हैं। मेरे युवा साथियों, सेना में कैरियर का अर्थ केवल बंदूक उठाना नहीं है। यह संचार, साइबर सुरक्षा, एयरोस्पेस जैसे क्षेत्रों में देश सेवा की असीमित अवसर है। इस परेड को देखकर आपके भीतर राष्ट्र प्रथम की भावना अवश्य जागृत हुई होगी। राजस्थान सरकार युवाओं को सेना में भर्ती के लिए प्रोत्साहित और प्रशिक्षण देने के लिए तैयार है।
मैं भारतीय सेना के सभी वीर जवानों को श्रद्धा पूर्वक नमन करता हूं, जो -डिग्री तापमान से लेकर तपते रेगिस्तान तक हमारी रक्षा में अडिग खड़े हैं। अंत में कुछ पंक्तियां आज अपने सेना को समर्पित करना चाहूंगा। शक्ति जब कर्तव्य बन जाए तभी राष्ट्र सुरक्षित होता है। वीर जब सीमा पर जागे तभी देश निर्भीक सोता है। सैनिक सीमा पर सजग रहे तभी राष्ट्र और उसका भविष्य सुरक्षित रहता है। आइए हम सब संकल्प लें, अपनी सेना के साथ सदैव चट्टान की तरह खड़े रहें। राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए हम। तो ये पंक्तियां सिर्फ देश में रगों में दौड़ने वाले खून को और तेजी से ही नहीं दौड़ाती है, हमें ये विश्वास भी दिलाती है कि हमें सेना पर गौरव क्यों करना है। सेना अपना काम नहीं कर रही है, वो अपना धर्म निभा रही है, और धर्म को काम से किस तरह से जोड़ा जा सकता है, उस काम को अपना धर्म कैसे बनाया जा सकता है, ये अगर सीखा जा सकता है तो सिर्फ सेना से सीखा जा सकता है। हमारे साथ अब ब्रिगेडियर भगवान सिंह जी भी जुड़ चुके हैं। आपको आर्मी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक मैं ये अभी सवाल कर रहा था, लेकिन उसमें आप जो हमने परेड देखी उसमें खास बात ये देखी कि तकनीक जो है, ये कहा भी जाता है कि जिसके पास जितनी अच्छी तकनीक है उसके पास सेना की चाहे ग्राउंड जो उसके पास रिसोर्सेज हैं बहुत ज्यादा ना हो, लेकिन अगर तकनीक उसकी बहुत अच्छी है तो सेना अपने आप में काफी ताकतवर कही जा सकती है। आज जब जयपुर का महल रोड साक्षी बना, डॉग स्क्वाड जो रोबोटिक डॉग्स होते हैं उनका, ड्रोन्स हमने देखे, हमने मिसाइल देखे, S-400 S-500 हमने देखा। आपने जब आप जिस दौर में हुआ करते थे, टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस नहीं हुआ करती थी, लेकिन जब आप AI के दौर में आज हम इस तरह के एडवांस टूल्स देखते हैं, गैजेट्स देखते हैं, इन मशीनरी को देखते हैं, और ऑपरेशन सिंदूर में ना हमने इनको देखा भी है कि इन्होंने किस तरह से देश की रक्षा की। आप किस तरह से अपने आप को भारत का हिस्सा मानने में गौरवान्वित महसूस करते हैं, और खासतौर पर उस सेना का जो अब आत्मनिर्भर भारत की तरफ आगे बढ़ती हुई है, ब्रिगेडियर साहब? देखिए, भारतीय सेना ने जो ऑपरेशंस किए हैं उनके ऊपर और भारतीय जनता के ऊपर जो सेना के लिए इतना सद्भाव, प्यार और आदर की भावना से देखते हैं, इन सब के लिए मुझे गर्व है। मुझे ये भी गर्व है कि हमारी सेना, जैसा हमारे एक पुराने चीफ ने कहा था, जो भी हथियार, गोला बारूद हमारे पास है, हम उसी से लड़ेंगे। चाहे दुनिया कितनी भी टेक्निकली आगे बढ़ जाए, हमारे पास जो है, हमारे पास चारा ही नहीं है, हम उसी से लड़ेंगे, लेकिन लड़ेंगे और आखिर में इंश्योर करेंगे कि हम विजयी रहें। आपने सही कहा, हमारे पास ये आज की लड़ाई तकनीकी लड़ाई है, और तकनीकी ही नहीं, आपके पास टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए लेटेस्ट, और आपके पास इकोनॉमिक पावर भी होना चाहिए। जब तक आप इकोनॉमिक पावर नहीं है, आपके पास आपकी इकोनॉमी, पैसा नहीं है, धन नहीं है, धन होवे टका होवे, सब कुछ होवे, टका ना होवे कछु ना होवे, ये एक बंगाली कहावत है। तो आपके पास यदि धन नहीं है तो तकनीक क्या करेगी? अब तकनीक पैदा हो सकती है यदि धन हो तो इसलिए धन और तकनीक दोनों एक साथ ग्रो करने जरूरी है। हमारे देश के पास, यस ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर किया हमने 2 दिन में और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाया दुनिया को। हमें उसको कहने की जरूरत नहीं हम जीते या हारे, क्योंकि वो जो रिजल्ट है वो दिखाता है अपने आप में। और आजकल जो कुछ भी उभर के आता है पाकिस्तान से, ये सब साबित करता है कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है, हमारी जो सुपीरियोरिटी है, हमारी जो सेना का जज्बा और जो करामात है, वो बिल्कुल स्पष्ट हुई है। लेकिन आप देखिए प्रभात जी, मैं आपको और आपकी जनता को ये भी बताना चाहूंगा कि हमें किसी भ्रम में नहीं रहना चाहिए। आपको ये जानकर बड़ा अचंभा होगा यदि आप गौर से देखें जो वेनेजुएला में हुआ वो कैसे हुआ। एक साथ करीब 150 से 200 हवाई जहाज एक कंट्री के ऊपर मंडरा रहे हैं, कंट्री को पता ही नहीं है, उसके पास भी S-400 और ये सब है। लेकिन ये क्या टेक्नोलॉजी है जो डिफरेंट प्लेसेस से 150 फाइटर प्लेन्स और दूसरे प्लेन्स आप अलग अलग जगह से, देश के अलग अलग कोने से, समुद्र से, जहां से भी आए हैं, कैसे कोऑर्डिनेट होके कैसे दुश्मन को
ब्लाइंड करके ऊपर घूम रहे हैं। आपने सही कहा। मैं इसमें एक अपडेट भी कर दूं लोगों को, क्योंकि उनकी जो सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, उनकी जो स्ट्रेटेजी थी, उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले साइबर अटैक किया था। वहां पर जो पावर स्टेशन होता है उस पर साइबर अटैक करके पूरे इलाके की तो बिजली काट दी, और फिर उसके बाद उन्होंने जो हेलीकॉप्टर की जो हाइट ली थी वो ऐसी हेलीकॉप्टर की हाइट ली थी जो रडार से उस रडार की रेंज में ना आए। तो आप जो कह रहे हो बात बिल्कुल सही भी है जी, कंटिन्यू कीजिए। नहीं, वही बात है, टेक्नोलॉजी है ना, ये किया है साइबर पहले बंदोबस्त, वो नहीं 6 महीने पहले से बंदोबस्त किया है आपने, पहले से लंबा जी डाला है उनके अपनी चिप्स में। तो आपके जो भी आपने, हमारे यहाँ भी हमने देखा था बंबई में पिछले साल 8 घंटे ब्लैकआउट हुआ था। आप ये कैसे हुआ था? ये किसी साइबर की प्रॉब्लम से ही तो हुआ था ना। तो आप ये देखिए, सबसे पहले जो भी कुछ होगा वो साइबर से हो, और दूसरी तरीके की भी टेक्नोलॉजी है जो किस्म किस्म के हाइब्रिड ऑपरेशंस हैं, उन किस्म से आपका पहले से ही जब वॉर शुरू होता है उससे पहले ही विजय हो जाती है। इस किस्म का एक आप जो देखा वेनेजुएला में देख लो, आप कहीं भी देख लो। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि हमें उस स्तर का अभी हम कोई किसी को कम्पीट कर सकते हैं या, लेकिन बात यह है कि हम ये बताना चाहता हूं मैं कि जो टेक्नोलॉजी है वो उसका कोई एंड नहीं है। उसके आपके पास जितना धन है उसके हिसाब से आप, अब चाइना के पास किस हिसाब से लीप्स एंड बाउंड्स के हिसाब से उन्होंने अपने टेक्नोलॉजी इंप्रूव की है, अपनी इकोनॉमी इंप्रूव की है, और अपनी सेना का किस तरह से मॉडर्नाइजेशन करके आज, हालांकि वो चैलेंज देने की स्थिति में नहीं है, लेकिन जल्द ही वो चैलेंज देने की स्थिति में भी आ जाएंगे सुपर पावर से किसी को भी। और उनके जितना समुद्र को जिस तरीके से अमेरिका ने घेर रखा है चारों तरफ से, उस तरह उनके पास भी बेड़े हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि हमें भारत ने जो फौजें हैं उनके हिसाब से बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो हमारे खतरा है आज, जो खतरा है हमें खतरा अमेरिका से नहीं है, ना हमें रूस से खतरा है, हमें चाइना से खतरा है। तो हमें किसी भी हालत में चाइना के साथ देख के खड़ा होना है कि चाइना के पास क्या और हमारे पास क्या है, हम कैसे सलटेंगे चाइना को। तो इसलिए जरूरी है कि टेक्नोलॉजी हमें इम्प्रूव करनी है, और हमारे साथ साथ उसके साथ में इको डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस भी तैयार करना है, जिससे अपने सेल्फ सफिशिएंसी हो, आत्मनिर्भर भारत। उसके लिए प्रार्थना करूंगा कि हम वाकई आत्मनिर्भर बढ़ रहे हैं। चलिए, जिस तेजी से कदम बढ़ रहे हैं उससे उम्मीद भी की जा सकती है, और ये बात आपने सही कही कि पहले दुश्मन की ताकत को पहचानना जरूरी है, और उसकी ताकत क्या है, फिर उसका हम इलाज अगर ढूंढते हैं तो मुझे लगता है कि हम सटीक प्रहार भी कर पाते हैं। हिमांशी जी, आपके पास लौटना चाहेंगे। आपने जो आज परेड देखी, गौरवशाली पल रहा। यहाँ पर हमने देखा कि महिलाओं की जो भूमिका थी पहले से बढ़ी है। आपने एक लंबा संघर्ष किया कमीशन को लेकर, विमेंस जो आर्मी में जिनकी उनकी जो पोजीशन थी उनकी कमीशनिंग को लेकर। क्या उम्मीद की जाए कि 79वीं जो आर्मी परेड होगी, आज से ज्यादा उसमें प्रतिनिधित्व महिलाओं को मिलेगा, नारियों को मिलेगा, उस शक्ति को मिलेगा, उन बेटियों को मिलेगा जो अब इस फील्ड में जाना सोच रही हैं आपकी बदौलत? जी देखिए, अभी 3-4 दिन पहले जब हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने जब संबोधित किया था, तो उनसे सवाल पूछा गया था कि आप किस तरह से आगे और परिवर्तन लाना चाहते हैं। तो उन्होंने भी कहा था कि देखिए, अब करीबन हमारे पास 1700 के करीब महिला अधिकारियों की संख्या है, और कुछ हमारे पास अग्निवीर महिला सैनिक भी हैं, तो जिसको वो अभी आगे बढ़ाएंगे। और देखिए, समय के साथ साथ ये चीजें बढ़ती हैं। अब जिस तरह से महिलाओं की भागीदारी आ रही है फौज में, तो देखिए इसको तकरीबन 30 साल हुए हैं। 30 साल में भी हमारा एक लंबा संघर्ष रहा था इसको शॉर्ट सर्विस कमीशन से परमानेंट कमीशन बनाने तक का। तो मुझे लगता है कि जब हम आर्मी डे परेड में महिलाओं की भागीदारी देखते हैं तो लगता है कि बहुत ही प्रभावशाली इनकी भागीदारी है, और मातृशक्ति के उत्सव के रूप में इसको देखा जा रहा है। मुझे लगता है देखिए, महिलाओं के लिए बहुत मुश्किल होता है पहली बात अपने घर की दहलीज को पार करना। हम बात करते हैं कि हाँ वो आगे बढ़ रही है, उनको बराबरी का हिस्सा मिल रहा है, लेकिन क्या समाज या पुरुष उनकी उस भागीदारी को एक्सेप्ट करने को तैयार है? एक बात ये हो गई। दूसरा, जो हमारे घर में स्थितियां हैं, देखिए हमने बेटियों को सक्षम बनाया है, हम सब सक्षम है, लेकिन जब आप घर में वापस आते हो तो घर पे आपकी वो जिम्मेदारी होती है कि आपने घर भी देखना है। अभी तक हमारे जो पुरुष हैं
वो इस चीज के लिए अभी तक मानसिक रूप से तैयार नहीं हुए कि उनको बराबरी का काम करना है। अगर आप दोनों फौज जैसी नौकरी से वापस घर में आते हैं तो आप दोनों को सहयोग करना है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमें अपनी मनोदशा पे, अपनी मानसिकता पे भी काम करने की आवश्यकता है। जहां तक महिलाओं की भागीदारी का सवाल है, तो मैंने खुद पर्सनली बहुत सारी जो कोर ऑफ मिलिट्री जो हमारी पुलिस है, उन महिला सैनिकों से बात की। वो बहुत जज्बे से भरी हुई हैं। अधिकारी तो मैं स्वयं रही हूँ, और मेरे साथ की मैंने जो बहुत सारी जो वुमेन ऑफिसर हैं वो कमांडिंग पोजीशंस पे भी हैं। तो मैंने देखा है कि वो नेतृत्व में या उनकी प्रतिभा में कमी नहीं है, लेकिन समाज को उस लेवल पे आने की बहुत जरूरत है। देखिए अभी हमने जो जयपुर में देखा, तो 9 जनवरी को जब फुल ड्रेस रिहर्सल हुआ था तो एक विशेष रूप से महिलाओं को समर्पित किया गया था। छात्राएं आई थी इसमें, महिलाएं बहुत आई थी, ताकि वो सेना में आने के लिए प्रेरित हो सके। सेना में आने के लिए महिलाएं बहुत प्रेरित है। मैं जितने भी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में जाती हूँ, मैं देखती हूँ कि जो छात्राएं होती है बहुत ज्यादा क्यूरियस होती है, जिज्ञासु होती है, पूछना चाहती हैं, आना चाहती हैं। लेकिन हमें फिर भी बहुत सारे काम की आवश्यकता है, क्योंकि जेंडर न्यूट्रलिटी कहने में बहुत सुंदर लगता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब तक हम समाज में इस चीज का एक्सेप्टेंस नहीं लाएंगे, तब तक इस चीज को हम ये कह सकते हैं कि सतही तौर पे दिखती है। जितना हम आसपास भी देखते हैं, देखिए महिलाएं घर की दहलीज से निकल के काम कर रही हैं, लेकिन जब वो घर में वापस आती है तो कहीं ना कहीं उनके दायरे सीमित होते हैं। बहुत कम घरों में आपको देखने को मिलेगा कि महिलाएं सच में उनकी जो क्षमता है उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। और इस बार भी मैंने देखा जो हथियार प्रदर्शन, जो वेपन डिस्प्ले हुआ, उसमें महिलाओं अधिकारियों ने अपनी तकनीकी दक्षता दिखाई। डेयर डेविल्स, आई नो कैप्टन डिम्पल पर्सनली, तो वो इतनी बढ़िया और काबिल ऑफिसर है। तो जब इनसे मिलो तो आपको बहुत भरोसा हो जाता है कि भारत की जो महिला अफसर है और जो सैनिक हैं वो बहुत अच्छा काम कर रही है। और डेफिनेटली मुझे लगता है कि जब हम 79th आर्मी डे परेड देखेंगे तो शायद ये भागीदारी और भी बढ़ेगी। आपने वैसे बात सही कही। जो पैट्रियार्की है उसकी जो शुरुआत होती है हमारे दिमाग के किसी कोने में, वो बचपन से हो जाती है। मुझे लगता है कि बच्चों को जब हम, सबसे पहले तो ये बात है कि जो लड़का है उसको रसोई में घुसाना चालू कीजिए। मुझे लगता है शुरुआत हो सकती है, बेसिक शुरुआत, अपना खाना बनाइए, ये कीजिए, वो कीजिए, क्योंकि बचपन में ये जो चीजें हमारे इर्द गिर्द होती हैं, जो बातें हम सुनते हैं, पेरेंट्स से सुनते हैं, समाज से सुनते हैं, वो हमारे जहन के कोने में ऐसी जगह घर कर लेती हैं जिनको एक सिर्फ ट्रिगर की जरूरत पड़ती है। और वो जब भी आदमी का पुरुषत्व हावी होने लगता है तो वो ट्रिगर करती है उस चीज को, और वो आदमी फिर उसी सोच में आ जाता है जो उसकी पिछली पीढ़ियों की सोच रही है। तो आपने सही कहा कि परिवार से इसकी शुरुआत होनी चाहिए। ब्रिगेडियर साहब, आपके पास आना चाहेंगे जी। सेना को डिसिप्लिन के लिए जाना जाता है। आपको नहीं लगता कि अब इस बात की जरूरत बहुत ज्यादा हो गई है? कई देशों ने तो इसको अपनाया भी है कि जो डिसिप्लिन लाने के लिए, या फिर जो चीजें हम एक अच्छे नागरिक के तौर पर उनमें विकसित करना चाहते हैं, किस तरह से सम्मान किया जाना चाहिए, देश प्रेम क्या होता है, डिसिप्लिन क्या होता है, लोग अगर हमें हायरार्की को फॉलो करना है तो वो क्या होता है, काम करना क्या होता है, जज्बा क्या होता है, ये सब सिखाने के लिए हमें सेना की एक जो बेसिक ट्रेनिंग होती है उसका एक नया मॉड्यूल बनाया जा सकता है। लेकिन उसको हर व्यक्ति का एक मुझे लगता है एजुकेशन का एक सिस्टम, उसका एक हिस्सा बनाया जाना चाहिए। आपको लगता है इस बात की अब जरूरत महसूस होने लगी है? देखिए, इसकी बहुत जरूरत है, लेकिन आपको हमारी पॉपुलेशन और हमारी यंग जनरेशन एटलीस्ट जो 40% के करीब है, यानी 40% का करीब का मतलब समझिए आधी पॉपुलेशन है वो हमारी यंग है ना। इतने को ट्रेन करना इस देश में, बट जो सरकार ने अभी शुरू किया है हम उसको अप्रिशिएट करते हैं कि जो एनसीसी जो कैडेट्स की जो संख्या है वो उन्होंने बहुत बढ़ाई है, करीब 200। पर सर ये इसको इसेंशियल नहीं किया जा सकता कि ये तो ऑप्शनल रहा कि आप चाहते हैं तो जा सकते हैं। सीट बढ़ाती तो इससे ज्यादा ऑप्शंस तो बढ़ेंगे, लेकिन हर व्यक्ति कम से कम ये बात सीखे तो सही कि देशभक्ति क्या होती है, डिसिप्लिन क्या होता है। इसेंशियल इसको क्या बनाया जाना चाहिए? नहीं, बट ये बात ये उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्या चाहिए आपको पता है? उसका क्या आपके लिए उतने इंस्ट्रक्टर चाहिए, उतने ही आपके पास साजो सामान चाहिए, उतने ही आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए हर एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में। वो आज अपने छत तो गिर रही है उनकी। आप ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा करना जूनियर लेवल पे, सीनियर लेवल पे, हमें इज डिजायरेबल। यस, हम चाहते हैं सब कोई आदमी अच्छे ट्रेंड रहे, छोटा देश हो, थोड़ी पॉपुलेशन हो, सिंगापुर है, कोई ऐसा कंट्री छोटा सा है,
जिसमें अपने एक डिस्ट्रिक्ट में एक कंट्री हैं, इतने बड़े बड़े यूरोप में भी उनके यहाँ 100% पॉपुलेशन कैन बी ट्रेन, उनके पास रिसोर्सेज है, उनके पास। लेकिन यस, हमें फिर भी आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि आदमी में डिसिप्लिन लाना और एक पंक्चुअलिटी लाना, एक डेडिकेशन लाना, देश के लिए प्रेम की भावना पैदा करना, ये जो भाव हैं, ये जो क्वालिटीज हैं आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, ये इनकॉर्पोरेट होनी चाहिए। और वो हो सकता है सिलेबस में ही हो, या फिर किसी तरह से टीचर्स ट्रेनिंग होती है, टीचर्स का जो पीटी इंस्ट्रक्टर होता है उनको ट्रेन किया जाए, और वही थोड़ा बहुत इस तरह की चीजें इनकलकेट करने की कोशिश करें। तो ये आप जरूरी नहीं है कि आप मिलिट्री ट्रेनिंग से ही शुरू करो, आप किसी भी तरह से ये जो क्वालिटीज हैं इनको डेवलप करना है ना, आपने तो पर्सनालिटी डेवलप करनी है। बिल्कुल सही बात है, पर्सनालिटी डेवलप्मेंट वो सोच उनमें होनी चाहिए। जी बिल्कुल, इसका मॉड्यूल तैयार किया जा सकता है, उसको थोड़ा सा चेंज किया जा सकता है। प्योर मिलिट्री ट्रेनिंग की बात नहीं है, लेकिन वहां से जो खासियत ऐसी हम ले सकते हैं, ऐसी क्वालिटीज ले सकते हैं जो एक अच्छे इंसान को बनने के लिए जरूरी होती हैं, एक सभ्य इंसान बनने के लिए, एक देशभक्त इंसान बनने के लिए जरूरी होती है, उनके हिसाब से एक नया शिक्षा का मॉड्यूल उसमें जोड़ा जा सकता है। ये बात भी आप दोनों सही कही, क्योंकि समय पूरा हो चुका है, लेकिन ये बात सही है। आप दोनों का जो बातचीत का जो मुझे लगता है कि लबो-लुबाब यही निकलता है कि आप हथियार तो ले आएंगे, लेकिन भारत के दिल में जो हिम्मत है, भारत की सेना में जो हिम्मत है, वो कहां से लेकर आएंगे। और हथियार और हिम्मत अगर दोनों हमारे पास आधुनिक होंगे, आधुनिक हथियार के साथ भारत की जो हिम्मत है, भारत के जो युवाओं की हिम्मत है, वो अगर इसमें जुड़ेगी, मुझे लगता है कि हम दुनिया में अपने आप को एक नए मुकाम पर ले जाते हुए जरूर देखेंगे। और ये भी उम्मीद करेंगे कि 79वां जो आर्मी डे परेड है उसमें महिलाओं का भी प्रतिनिधित्व पड़े, ज्यादा से ज्यादा युवा इसमें रुचि लें, परेड को जाकर देखें। ये सिर्फ उस परेड को अपनी जिंदगी का एक यादगार लम्हा बनाने का मौका नहीं है, ये उस लम्हे को समझने का, उस जज्बे को समझने का भी एक मौका है, जिसकी बदौलत आप आज आजादी से घूम फिर रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, और एक बार फिर आपको भी और आप सभी को आर्मी डे की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। फिलहाल के लिए खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। राजनीति के चक्रव्यूह के सियासी वीर, अपराध के अंधेरे की स्याह तस्वीर, मैदान में पसीना बहाते खेल के सितारे, मनोरंजन की दुनिया के गॉसिप गलियारे, शिक्षा की रोशनी से होता भविष्य उजियारा, अर्थव्यवस्था हो या ऊपर नीचे होता मार्केट का पारा, हर हलचल नमस्कार, बड़ी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। आज दिन भर की बड़ी खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सीधे लिए चलते हैं जयपुर, जहां पर शौर्य संध्या का आयोजन किया गया है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संबोधित कर रहे हैं, सुनाएंगे। चीफ के रूप में पदभार ग्रहण किया, वह घटना अपने आप में औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति का, स्वाभिमान और स्वाधीनता की प्रतीक थी। तब से लेकर आज तक यह दिवस हमारे लिए केवल एक समारोह भर नहीं रहा, यह संकल्प का दिवस है। यह हमारे आत्म मंथन का अवसर है कि हमने अपने उन प्रोटेक्टर्स को, रक्षकों को के लिए क्या किया जिन्होंने हमारे सब कुछ अपना न्यौछावर कर दिया। वही भावना आज तक हमारी सेना में चली आ रही है। इसका एक नया और सशक्त उदाहरण हमें ऑपरेशन सिंदूर में भी देखने को मिला है। इस अभियान में भारत ने सिर्फ अपनी सैन्य ताकत ही नहीं दिखाई,
बल्कि अपने राष्ट्रीय स्वभाव का भी परिचय दिया है। साथियों, आतंकियों के खिलाफ की गई कार्रवाई पूरी तरह से सोच समझकर और मानवीय मूल्यों को ध्यान में रखकर की गई। इसी कारण ऑपरेशन सिंदूर भारत के इतिहास में सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई के रूप में नहीं